अजीज़ तलबा, मैं शकील सर अल-फलाह शमीम आज़ाद जूनियर कॉलेज दरियापुर से हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट तकरीबन ख़त्म होता हुआ आ रहा है। उसका सवाल नंबर 7 आता है, मुफस्सिल जवाब लिखिए। इस सवाल के अंदर 2 सवाल करने होते हैं। 10 नंबर का सवाल होता है, 5-5 नंबर के लिए 2 सवाल होते हैं। तो उसमें अब ये पहला सवाल तो हम देख चुके हैं, दूसरा सवाल देख रहे हैं अब कि बेदारी या निशातुस्सानिया के अहद में कपड़े की सनत में होने वाली तरक्की के बारे में मालूमात दीजिए। इस तरह से सवाल होगा। उसका जवाब हमको लिखना है, उस जमाने में कपड़े की सनत एक घरेलू सनत थी। बेदारी या निशातुस्सानिया के अहद में इंग्लैंड में इस सनत में सबसे पहले कई तहकीकें हुई जो दर्ज झैल थी। नंबर 1, 1738 में जॉन के नामी जौलाहे ने हरकत करने वाला शटल इजाद किया, जो पारचाबानी की पहली अहम इजाद थी। उसकी वजह से कपड़ा बुनना बहुत आसान हो गया और पैदावार यानी कपड़े की पैदावार पहले के मुकाबले में दुगनी हो गई। हाथ से सूत काटने की बजाय मशीन से सूत काटने की ज़रूरत महसूस हुई, यानी इतना सूत लगने लगा कि मशीन की ज़रूरत हुई। सूत काटने के लिए भी मशीन होना चाहिए। जेम्स हॉर्गर ह्यूज ने सूत काटने की मशीन स्पिनिंग जेनी ईजाद की, जिस पर बैक वक्त कई धागे काटे जाते थे और पहले के मुकाबले में 8 अलग अलग सूत काटा जाता था। इसका फायदा यानी कामगारों की मेहनत कम करनी पड़ती थी और पैदावार ज्यादा होती थी। 1769 में आर्कराइट के जरिए इजाद करदा मशीन के जरिए मजबूत धागे बनाए जाने लगे। 1779 में क्रॉम्पटन ने एक मशीन मेवोल नाम की तैयार की। इस जदीद मशीन के जरिए सूत की बुनाई 200% बढ़ गई। 1785 में कॉर्ट राइट ने मशीन से चलने वाला करगा पावरलूम इजाद किया। इस तरह कताई और बुनाई मशीनों की मदद से जल्द होने लगी और कपड़े की मीलें खुलने लगी। 1793 में कॉटन जिन नामी मशीन के जरिए कपास से सरकी अलग करना आसान हो गया। 1783 में बेल यॉन के जरिए तैयार करदा रोलर सिलेंडर प्रिंटिंग मशीन के जरिए कपड़े पर छपाई करना आसान हो गया। जेम्स वॉट के जरिए इजाद करदा स्टीम इंजन कपड़े की सनत में इस्तेमाल किया जाने लगा और कपड़ा सिलने की मशीनें इजाद होने लगी। कपड़े की सनत में इस तरह की इजादात से कपड़े की पैदावार में इजाफा हुआ और इंग्लैंड का कारोबार तेज होता गया। वास्कोडी, दूसरा सवाल है, वास्कोडी गामा के कामों की वजाहत कीजिए। वास्कोडी गामा के कामों की वजाहत कीजिए। जवाब है, तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह कर लेने की वजह से भारत आने का जमीनी रास्ता बंद हो गया था, इसलिए बहरी रास्ता तलाश करना जरूरी हो गया था। बहरी रास्ते की तलाश की मुहिम पर वास्कोडी गामा निकला। 1497 में 4 जहाजों और 170 मुल्लाहों के साथ वास्कोडी गामा पुर्तगाल से भारत का रास्ता तलाश करने की मुहिम पर निकला। बार्थोलोमेओ डाइस जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वो केप ऑफ गुड होप की तरफ पहुंचा। अफ्रीका के इस जजीरे से होकर वो मगरिब की तरफ मालंदा नामी बंदरगाह पर एक भारतीय मुल्लाह की मदद से 1498 में भारत की कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचा। समंदरी रास्ते से भारत आने वाला वो पहला यूरोपीय सैयाह था। कालीकट के राजा जमोरन से तिजारत की इजाजत हासिल करके वो पुर्तगाल वापस चला गया।
गोवा और कूची के मकाम पर पुर्तगालियों की नवाबादियात कायम होने के बाद वो पहला पुर्तगाली वायसराय बना। उसकी कोशिशों से भारत और पुर्तगाल के दरमियान तिजारती ताल्लुकात कायम हुए। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 7 का, जिसको हम चौथा सवाल बोलेंगे। माशी कौम परस्ती में कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है? सनती, जवाब लिखेंगे, सनती इनकलाब के बाद यूरोप में माशी कौम परस्ती का उरूज हुआ। इस कौम परस्ती में दर्ज झैल बातों को अहमियत दी जाती है। नंबर 1, अपने मुल्क की तरक्की को अहमियत दी जाती है। नंबर 2, अपने मुल्क का मुकाबला करने वाले मुल्क की माशी नाकाबंदी कर दी जाती है। नंबर 3, मद्दे मुकाबिल मुल्क पर किसी तरह से माशी पाबंदियां लगाई जा सकती है, इन रास्तों की तलाश की जाती है। नंबर 3, मुकाबला करने वाले मुल्क के माल पर दरामद व बरामद पर पाबंदियां आयद कर दी जाती है और दीगर मुल्कों के माल पर ज़्यादा टैक्स आयद किया जाता है। मध्य मुकाबिल मुल्क की नवाबादियत की जगह अपनी नवाबादियत कायम की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर मध्य मुकाबिल मुल्क के साथ जंग भी की जाती है। इस तरह से सवाल नंबर 7 यहाँ पे ख़त्म हुआ। और आज बच्चों 12वीं का रिज़ल्ट भी आया है। हमारे यहाँ पे 91% रिज़ल्ट लगा है। सभी बच्चों को मुबारकबाद देना और आगे भी इसी तरह से हम कोशिश करते रहें, इस बात का ख्याल रखना। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अल्लाह।